Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is lecture number 6 of unit number 3 and I am your teacher Laiba Faisal. So today we are going to discuss the topic atoms, molecules and chemical formulas of our unit, the periodic table. And for this we are going to discuss page number 38 and 39. अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने क्या बात की थी। तो सबसे पहले आयंस की बात करेंगे। आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। कोई भी एटम अगर अपना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे दे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले ले किसी और एटम से तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसे हम कैट आयन कहते हैं, और ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम एन आयन कहते हैं। सो यहाँ पे आपको सोडियम की एग्जांपल दी जा रही है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये सोडियम आयन बन जाएगा। इसी तरह ये एक पूरा एटम था, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये एटम नहीं रहा, ये आयन बन गया। इसी तरह क्लोरीन ने बाहर से जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये क्लोरीन एटम नहीं रहा बल्कि क्लोरीन आयन बन गया। ठीक है, अब देखें, इसको याद रखने का एक तरीका है कि पॉजिटिव आयन कौन सा होता है और नेगेटिव आयन कौन सा होता है। यहाँ पे देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन, आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज माइनस होता है, सॉरी नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर से जा रहा है, यानी इसके ऊपर से एक नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो जाहिर है कि जो पीछे रहने वाला चार्ज है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरह जब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो जाहिर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। वो इलेक्ट्रॉन, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो पॉजिटिव आयन बनता है, उसे हम कैट आयन कहते हैं। और ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हासिल करता है, उसे हम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसे नेगेटिव आयन कहते हैं और कैन आयन एन आयन कहते हैं। नेक्स्ट, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने देखा था लास्ट वीक। पीरियोडिक टेबल में आपके पास इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है। पीरियोडिक टेबल बेसिकली होता क्या है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करके इकट्ठा जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। इस दुनिया में तकरीबन हंड्रेड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा समझना है। इसको हम कैसे समझेंगे, सबसे पहले आप देख लें कि आपके पास जो इसमें वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, यानी ये जो लंबाई के रुख पे कॉलम्स मौजूद हैं, ये जो कॉलम्स मौजूद हैं इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। सो यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये वाला जो है ये ग्रुप 1 है, फिर ये ग्रुप 2 है, फिर ये वाला ग्रुप 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7 और ये 8। आपको यहाँ पे ग्रुप के ऊपर नंबर्स भी शो किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लिखा हुआ। तो ये बेसिकली मैं आपको बताती चलूँ कि दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ये वाला जो आपको शो किया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ग्रुप ए के पार्ट्स हैं। ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। ये वाला अभी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है तो इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो वर्टिकल कॉलम्स तो हमने देख लिए कि ये ग्रुप्स कहलाते हैं। अब आप हॉरिजॉन्टल रॉज देख लें, यानी जो रॉज होती हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। ये एक पीरियड है, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये एक पीरियड है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये एक पीरियड है। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ पे आपको जो एक लाइन शो की जा रही है, ये लाइन डिवाइड करती है, ये लाइन सेपरेट करती है मेटल्स को नॉन मेटल्स से।
सो आपको इस साइड पे जितने एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ये तमाम मेटल्स हैं और इस साइड पे तमाम नॉन मेटल्स हैं। तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये याद रखिएगा, ये मेटल्स को नॉन मेटल्स से डिवाइड करती है। इसके राइट साइड पर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं ये तमाम नॉन मेटल्स हैं और इसके लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं ये सब मेटल्स हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये एक बॉक्स, ये जो एक बॉक्स जिसमें आपको बहुत कुछ नजर आ रहा है उसमें क्या क्या मौजूद है। तो हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और जो मास नंबर है या उसको हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं वो हमारे पास सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। यानी उस पूरे एलिमेंट में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं वो रिप्रेजेंट करता है। सो जो सबसे ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है वो एटॉमिक नंबर होगा। उसके बाद उस एलिमेंट का सिंबल्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सिंबल्स आपने देखा था कि कोड्स होते हैं आप कह लें या केमिकल शॉर्ट हैंड्स होते हैं। सो ये जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आपको वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सबसे पहले उसके ऊपर टॉप पे एटॉमिक नंबर लिखा होता है, फिर उसके बाद उसका सिंबल, फिर नाम आता है और फिर उसका एटॉमिक वेट या आप मास नंबर भी कह सकते हो। आई होप कितनी बात क्लियर होगी। यहाँ पे आपको देख लें, यहाँ पे की दिखाई जा रही है, सबसे ऊपर एटॉमिक नंबर, फिर उसका सिंबल, फिर उसका नाम और फिर उसका मास नंबर आता है। सो आई होप कि ये बात क्लियर है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर हाइड्रोजन जो है वो सबसे अलग दिखाया जा रहा है क्योंकि ये पूरे इसमें कहीं भी फिट नहीं होता पूरे पीरियोडिक टेबल में। और इनको ग्रुप्स, ये जो एलिमेंट्स एक ग्रुप में हैं, याद रखिएगा इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इनकी जो खुसूसियात हैं वो एक जैसी हैं, इसीलिए इनको एक ग्रुप में रखा जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अच्छा अभी ये मैं आपको बता दूं कि आपका सबसे पहले जो इस क्लास में आपका जो कंसर्न है, आपकी बुक सिर्फ आपके ग्रुप 1, ग्रुप 7 और ग्रुप 8 से कंसर्न है। तो इसमें हम पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये 3 ग्रुप्स पढ़ेंगे, ग्रुप 1A, ग्रुप 7A, ग्रुप 8A। सो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 8 से। अब ग्रुप 8 जो है इसमें सबसे पहला आपके पास जो एलिमेंट दिखाया जा रहा है वो है हीलियम। हीलियम का एटम देख लेते हैं। इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, विच मीन्स कि इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं और जाहिर है 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। सो यहाँ पे इसके पास ऑफ कोर्स पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों पहले शेल में आ गए, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नियॉन है। नियॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले ये इसका न्यूक्लियस है, फिर फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर इसके सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो गए। अब इसके पास यहाँ पे देखें सेकंड शेल इसका कंप्लीट है। यहाँ पे देखें हीलियम का भी जो लास्ट शेल था, याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट का किसी भी एटम का जो लास्ट शेल होता है वो वैलेंस शेल कहलाता है। तो यहाँ पे देखें कि हीलियम का जो वैलेंस शेल है ये कंप्लीट है। इसी तरह नियॉन का वैलेंस शेल इसका सेकंड शेल है, ये भी इसका शेल कंप्लीट है। इसके बाद हमारे पास आर्गॉन है। आर्गॉन का देख लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पहले शेल में आ गए, 8 इसके दूसरे शेल में आ गए, 8 ही इसके लास्ट शेल में आ गए, इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे हमने देखा कि हीलियम का भी वैलेंस शेल कंप्लीट है, नियॉन का वैलेंस शेल भी कंप्लीट है और आर्गॉन का भी वैलेंस शेल कंप्लीट है। तो ये जो ग्रुप 8 है इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी खुसूसियत है कि इसके तमाम एलिमेंट्स का आखिरी शेल कंप्लीट होता है, यानी जो वैलेंस शेल है उनका वो कंप्लीट होता है। सिर्फ हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक ऐसा एटम है जिसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी इनमें जितने भी हैं, आपने जैसे नियॉन और आर्गॉन की भी एग्जांपल देखी, उसके बाद भी आप क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन की एग्जांपल देखेंगे तो उसमें भी लास्ट शेल जो उसका वैलेंस शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम वो वाहिद एलिमेंट है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं, जबकि बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं लास्ट शेल में, इसीलिए इसको ग्रुप 8 कहा जाता है, ग्रुप 8A।
उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं ग्रुप 1 की, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास लिथियम मौजूद है। ग्रुप 1 में आप देखें लिथियम में 3 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो विच मीन्स कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और लास्ट शेल जो इसका वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब इसके वैलेंस शेल में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसके ग्रुप का नाम ग्रुप 1A है। अब आप इसके बाद इसकी जितनी भी एग्जांपल्स देखेंगे आगे, वो उन सब के पास उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम की मिसाल ले लेते हैं। सोडियम में आप देखें इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 2 इसके फर्स्ट शेल में आते हैं, फिर 8 इसके सेकंड शेल में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए, एक रह गया, एक उसके वैलेंस शेल में आ गया। सो इनके पास बेसिकली इस ग्रुप का नाम 1 इसीलिए है। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप में तमाम एलिमेंट्स की खुसूसियात एक जैसी होती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सबके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल हम पोटेशियम की देख लेते हैं, जिसका केमिकल सिंबल K है। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 19 मौजूद है। तो पहले 2 जो उसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहले शेल में आ गए, उसके बाद 8 नेक्स्ट शेल में, फिर 8 नेक्स्ट शेल में। अब यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19th जो उसका इलेक्ट्रॉन था वो उसके लास्ट शेल में चला गया, यानी वैलेंस शेल में चला गया। तो ये बात भी आपने नोट की कि यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, यहाँ पे भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आगे भी जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब के लास्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, इसीलिए इस ग्रुप का नाम ग्रुप 1A है। नेक्स्ट हम जो ग्रुप देखेंगे वो है ग्रुप 7। मेरे ख्याल से मैंने शुरू में कुछ गलत बता दिया था कि ग्रुप 1 2 और 8 है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो ग्रुप 1 7 और 8 है। तो अब हम ग्रुप 7 देख लेते हैं। ग्रुप 7 में सबसे पहले आपके पास फ्लोरीन की एग्जांपल है। फ्लोरीन में इसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो देखें उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फिर उसके लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये टोटल जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी की वजह से इसके ग्रुप का नाम 7 है। टोटल इसके 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले इसके 2 शेल में आ गए और बाकी के 7 इसके लास्ट शेल में आ गए। बाकी सब भी जितने भी एलिमेंट्स इस शेल में मौजूद हैं, सॉरी इस ग्रुप में मौजूद हैं, उन सब के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद आपको क्लोरीन की एग्जाम्पल दी जा रही है। क्लोरीन के आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सबसे पहले इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर उसके नेक्स्ट शेल में उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर जो उसका लास्ट शेल है उसमें आप देखें कि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो ये तमाम एलिमेंट्स इन सब के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स इनके लास्ट शेल में मौजूद होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि ग्रुप इन ग्रुप्स के जो हमने ग्रुप स्टडी किया, ग्रुप 1, ग्रुप 7 और ग्रुप 8, इनको हम इनके क्या नाम हैं। ग्रुप 1 का नाम है अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को बेसिकली हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये आमतौर पे बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नर्म होते हैं, और ये इतने नर्म होते हैं कि इनको ईजिली आप एक छुरी से काट सकते हो। लेकिन जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी वाटर के साथ, H2O के साथ ये वाले एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, तो ये बहुत तेजी से, बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा जो हेलोजेंस हैं, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं। सो ये जो हेलोजेंस हैं इनके लास्ट शेल में हमने देखा था सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। तो इनके शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, इसलिए ये भी बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन तो इनको कहीं से भी मिल जाता है। आमतौर पे ग्रुप 1 के एलिमेंट से इनको 1 इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली मिल जाता है, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं और अपना शेल कंप्लीट कर लेते हैं, और ये इस तरह से बॉन्ड बना लेते हैं। सो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 7 के हेलोजेंस हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये बेसिकली कलर्ड गैसेस होती हैं। इसमें जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तमाम गैसेस हैं, और ये बहुत कलर्ड गैसेस होती हैं और बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस होती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप 8। ग्रुप 8 के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं। इनको ग्रुप 0 भी कहा जाता है। ग्रुप 8 के अलावा इनको ग्रुप 0 भी कहा जाता है क्योंकि इनके लास्ट शेल में किसी और उसकी इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश नहीं होती। ये इसलिए मशहूर है क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते, इनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है, इसलिए ये बहुत स्टेबल होते हैं। इनको अपना इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते किसी भी चीज़ के साथ, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। ये था हमारा रिव्यू जो हमने देखा, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में क्या स्टडी किया है। अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ, जो कि है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूलाज। तो आपने ये टर्म्स बार बार सुनी है इस चैप्टर में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स या केमिकल फार्मूलाज। तो हम अब इनको एक एक करके देखेंगे कि ये बेसिकली होते क्या हैं। सबसे पहले एटम देख लेते हैं। एटम तो हमने स्टार्ट में ही देख लिया था, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही हमने स्टार्ट किया था। एटम किसी भी एलिमेंट का एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके उसका जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है उसे हम एटम कहते हैं। एक एटम का हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसी तरह उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद होता है जिसके अंदर जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है। एलिमेंट बेसिकली सेम टाइप्स ऑफ एटम्स से बनता है, यानी एक एलिमेंट जो है उसके अंदर सिर्फ एक तरह के एटम्स मौजूद होते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम पीस ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम का पीस है, लेकिन इसके अंदर और कोई भी चीज़ शामिल नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीशियम है। इसके अंदर सिर्फ मैग्नीशियम के एटम्स मौजूद हैं। इसी तरह बेरिलियम है, इसके अंदर भी सिर्फ बेरिलियम के एटम्स मौजूद हैं। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम के आपके पास एग्जाम्पल है। इन सब में जैसे रेडियम है तो सिर्फ रेडियम के एटम्स ही मौजूद हैं, बेरियम है तो इसमें सिर्फ बेरियम के एटम्स मौजूद हैं। एटम हम बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर पे जाके उसकी बात करते हैं, लेकिन एलिमेंट बहुत सारे एक तरह के एटम्स से मिलकर जो भी बनता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। देखें, एटम जो है ना वो कभी भी स्टेबल नहीं होता, एक एटम सिवाय ग्रुप 8 के जो हमने देखा कि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनका लास्ट शेल आपने देखा कंप्लीट नहीं होता। जैसे हमने ग्रुप 1 में देखा कि उसका लास्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, और ग्रुप 7 में हमने देखा कि उसके लास्ट शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इनको अपना ये स्टेबल नहीं होते, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स बना के रहते हैं। जैसे अब एक हाइड्रोजन एटम है, वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर रहेगा। अब देखो, हाइड्रोजन में हमने देखा था उसका एटॉमिक नंबर 1 है, अब उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों मिलकर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और अपना पहला शेल कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि पहले शेल में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ये मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें, आपके पास ऑक्सीजन की एग्जाम्पल दी गई है। तो ऑक्सीजन में भी यहाँ पे एक एक एटम है, और ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम है, ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। नाइट्रोजन भी ये एक एटम है, ये भी दूसरा एटम है, तो ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि एटम जो है वो कभी भी स्टेबल फॉर्म में नहीं होता, एटम अकेला नहीं रह सकता, तो वो क्या करता है, किसी और एटम के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेता है और वो मॉलिक्यूल फिर स्टेबल होता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के नजर आ रहे हैं कि जब 2 हाइड्रोजन मिलते हैं तो हम उसको H2 लिखते हैं। हमने देखा था हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल H है, तो जब 2 हाइड्रोजन होंगे तो वो H2 बन जाएगा। इसी तरह जब 2 ऑक्सीजन होंगे तो वो O2 लिखेंगे हम उसको। जब नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं तो हम उसको N2 लिखेंगे। अब ये जो चीजें हैं जिनके जरिए हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि H2, O2, N2, अब देखें सिर्फ छोटी सी चीज आपके पास लिखी हुई है H2, लेकिन आप समझ जाएंगे कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं जो मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसे हम H2 कह रहे हैं। ये एक छोटा सा सिंबल है, इसको हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जो है, ये जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला मौजूद था, ये हमें ना सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स बताता है बल्कि टाइप ऑफ एटम भी बताता है। देखो यहाँ पे H से आपको पता चल गया ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं इसके अंदर, लेकिन कितने हैं ये भी आपको यहाँ से पता चल गया कि इसके अंदर 2 एटम्स मौजूद हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और केमिकल फार्मूलाज और एलिमेंट, बेसिकली ये सब आपको क्लियर होगा।
अब आपका होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 लिखना है। टॉपिक नंबर 4 का अपने रजिस्टर में। लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था। अब आप ये कंप्लीट कर लें। आई होप कि आपको आज का टॉपिक क्लियर है। अभी भी अगर आपको कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ आई तो आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं स्कूलॉजी पे, मुझे पर्सनली मैसेज करके या कहीं पे भी कमेंट करके। आई विल रिप्लाई यू इंशाल्लाह। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।